नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 31 का पार्ट 2 करेंगे। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कॉस्ट सेंटर क्या होता है और कॉस्ट यूनिट क्या होती है। ये तीन चीज़ें हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो एक पार्ट हमने बेसिक फंडा देख लिया था कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। यहाँ पर हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करने वाले हैं। तो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ क्लासिफाइंग द कॉस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या लगता है, उसको क्लासीफाई करने के कई मेथड हैं। उनमें से एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ दीज एलिमेंट्स। नेचर ऑफ एलिमेंट के आधार पर जब हम इसको डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ एलिमेंट को, तो उसमें फ्रेंड्स आपका तीन चीज़ आती हैं। एक मटेरियल आता है, दूसरा लेबर आता है और तीसरा जो है आपका एक्सपेंस आता है। ठीक है, तो इसमें तीन मतलब जो है एलिमेंट हैं हमारे। किसके? कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स मटेरियल, दूसरा मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंस कॉस्ट। ठीक है, तीन चीज़ें लगती हैं। तो मटेरियल के बारे में बात करें तो चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे एक्सपेंस हो, दोनों दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दो तरीके की कॉस्ट हो गई। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल लगेगा तो उसमें दो तरीके के मटेरियल का यूज होता है, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ दोज मटेरियल्स व्हिच आर मेजर पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है उसका मेजर पार्ट के तौर पर काम आता है कौन सा मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल सीधे सीधे उपयोग में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर प्रोड्यूसिंग ए कार वेरियस कंपोनेंट्स आर परचेज्ड मैन्युफैक्चर्ड। आप कार को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट को खरीदते या मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली जो है कार में यूज हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली कार में हमारे यूज हो रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो इन कंपोनेंट्स जो हमने मैन्युफैक्चर किए, जैसे कार के स्टीयरिंग बनानी पड़ेगी, कार का इंजन बनाना पड़ेगा, ये सब डायरेक्ट मटेरियल में यूज हो रहा है। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या चीज आती है? रेफर टू द कॉस्ट ऑफ दोज मटेरियल व्हिच आर एंसिलरी टू द प्रोडक्शन एंड डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब ये सहयोगी होते हैं, एंसिलरी होते हैं, मतलब मुख्य नहीं, सपोर्टिंग। जैसे आप अगर खेती करते हैं तो खेती मुख्य काम हो गया, लेकिन अगर आप पशुपालन कर लेते हैं, बगल में गाय रख लेते हैं, डेयरी खोल लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी एंसिलरी सर्विसेज हो जाती हैं। ओके, तो उसी तरीके से कह रहा है कि इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो सीधे सीधे प्रोडक्ट के फिनिश प्रोडक्ट में सीधे सीधे नहीं यूज होता, इनडायरेक्ट तरीके से यूज होता है। जैसे उदाहरण के लिए, व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग ए कार, जो कार बनाने वाली मशीनें होती हैं, कार बनाते समय जो कार बनाने वाली मशीनें होती हैं उनमें कंज्यूम होता है लुब्रिकेंट, वेल्डिंग रॉड्स वगैरह यूज होते हैं वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या वो डायरेक्टली कार में काम आ रही हैं? लुब्रिकेंट मतलब मोबियल वगैरह बोलते हैं, है ना। तो मशीनें मोबियल वगैरह यूज कर रही हैं, लुब्रिकेंट्स यूज कर रही हैं। तो कौन सी मशीनें? जो हमारा कार बनाने की मशीनें हैं उनकी बात हो रही है। तो ये डायरेक्ट कार के पार्ट में कहीं यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कोई कार का पार्ट नहीं। जैसे इंजन बनाया, अगर आपने मशीन मतलब कार का इंजन बनाया, तो इंजन बनाने में जो मटेरियल यूज हो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेकिन इंजन बनाने के लिए जिस मशीन को यूज किया, उसने जो चीजें यूज की, जिस मटेरियल को यूज किया, वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। ओके, तो जैसे आपका वेल्डिंग सीट हो गई, ऑयल हो गई, ग्रीस हो गई, कंज्यूमेबल स्टोर्स हो गए, प्रिंटिंग स्टेशनरी मटेरियल हो गए, ये सारी चीजें फैक्ट्री में यूज हो रही हैं, जो डायरेक्टली हैं ये भी मटेरियल, लेकिन डायरेक्टली कार में नहीं काम आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम क्या बोल देंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल बोल देते हैं। दीज कंज्यूमर्स डू नॉट डायरेक्टली फॉर्म पार्ट ऑफ द कार बट आर नेसेसरी इन प्रोड्यूसिंग इट। भले ही ये कार बनाने का, कार का पार्ट नहीं होते, लेकिन इनको बनाने के लिए, इनको प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल पीडीएफ है, सारी मेहनत और सारी रिसर्च के बाद की, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा मेहनत हुआ होगा। वो भले ही इस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर वो उसका काम कर रहा है। यही इन्होंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, उसके बाद में आता है लेबर कास्ट। लेबर कास्ट भी फ्रेंड्स दो तरीके की, लेबर, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर कास्ट होती है। डायरेक्ट लेबर का मतलब कार बनाने में जो सीधे सीधे कार बनाने की जो मशीनें चला रहे हैं, कार बनाने वाली मशीनें, उनको डायरेक्ट लेबर जो इन्वॉल्व है उसे डायरेक्ट कह देंगे। जो नहीं इन्वॉल्व है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा है, वो सामानों की रखवाली कर रहा है, वो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी इन्वॉल्व है कार मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, तो डायरेक्ट लेबर कास्ट इज
wages paid to the worker who are directly engaged in the production of process and their time is traceable in unit of product। मतलब ऐसे वर्कर, ऐसे लेबर जिनको हम वेजेस पे कर रहे हैं, जिनको हम मेहनताना दे रहे हैं और जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में सीधे सीधे खुद ही इन्वॉल्व हैं और उनके द्वारा जो काम किया गया है उनके टाइम को हम ट्रेस कर सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। मतलब जैसे 10 कार बनी और कुल कितने घंटे सारे लेबर ने मिला करके काम किया, इस चीज को ट्रेस किया जा सकता है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए वेजेस पेड टू द वर्कर इन कार फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट एंड देयर असेंबली। कार के प्रोडक्ट बनाने मतलब कंपोनेंट बनाने में जो लेबर लगी, उसको असेंबल करने के लिए जोड़ने में जो लेबर लगी, उनके वेजेस को हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? कास्ट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग टास्क इंसिडेंटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स आर रेंडरिंग द सर्विस। यानी ऐसे लेबर जो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हैं, इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस प्रोवाइड करने में। जैसे उदाहरण अगेन इन्होंने कार की फैक्ट्री का ही लिया हुआ है। इन अ कार फैक्ट्री द कॉस्ट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इन स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी आर क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, है ना। देखो, स्टोर की रखवाली के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोगों को रखा गया है, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया है। ये डायरेक्ट कार मैन्युफैक्चरिंग में नहीं मदद कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो इन्हें हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। एक्सपेंस, प्रोडक्ट बनाने में खर्चे लगते हैं, तो ये भी दो तरीके का होता है फ्रेंड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट जो कार बनाने में वाकई यूज हो रही हैं चीजें, उनको हम बोल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ऑन अ स्पेसिफिक कास्ट यूनिट एंड आर आइडेंटिफाइबल विद द कास्ट यूनिट। यानी किसी यूनिट को बनाने में डायरेक्टली जो खर्चा लग रहा है, जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कास्ट इनकर इन डिजाइनिंग ए स्पेशल कार मॉडल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नंबर ऑफ कार्स दैट मॉडल प्रोड्यूस। जैसे कोई नया मॉडल आया कार का, क्रेटा जैसे बनाई गई, तो उस मॉडल को बनाने में, उस मॉडल को डिजाइन करने में, उस मॉडल को बनाने में कितना खर्चा हुआ, तो वो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टार्जन द वंडर कार बनाने में कितना खर्चा हुआ, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली आर कन्वीनियंटली एलोकेटेड टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। किसी पर्टिकुलर यूनिट को हम असाइन नहीं कर सकते इनडायरेक्ट कॉस्ट को। ठीक है, डायरेक्टली हम किसी यूनिट को असाइन नहीं कर सकते, हाँ इस कार को बनाने में इतना खर्चा लगा है। तो जैसे उदाहरण देखते हैं तो समझ में आएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग इन अ कार फैक्ट्री कैन बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सेस, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान सकते हैं। देखो, कार बनाने के लिए जो फैक्ट्री है वहां पर हम फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस करवा रखा होगा, लाइटिंग वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा चल रहा है, ये सारी चीजें हमारे एक्सपेंसेस हैं। ये डायरेक्ट कार के लिए जिम्मेदार नहीं है, डायरेक्ट कार बनने के लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से ये खर्चे हो रहे हैं, तो इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। एज दीज कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर मॉडल ऑफ कार्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में अगर कोई पर्टिकुलर मॉडल जो है कार का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो उसको इसे एट्रीब्यूट नहीं कह सकता कि हाँ उस पर्टिकुलर मॉडल के लिए ये खर्चा जिम्मेदार है, तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर एसोसिएशन विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले ये एक बार देख लेते हैं। तो हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में देखा भाई कि बहुत सारे मेथड हैं। दो मेथड हमें यहाँ पढ़ने। पहला मेथड है जो बोलता है कि हम नेचर ऑफ एलिमेंट के आधार पर जो है खर्चे को बाइफरकेट करेंगे। पहला मटेरियल होगा डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल दो तरीके का होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फ्रेंड्स उन्हें कहते हैं जो सीधे सीधे यूज में आती हैं, डायरेक्टली काम में आती हैं। जैसे कार को प्रोड्यूस करने में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट बनाए जाते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। जैसे हमने स्टीयरिंग बनाई, जैसे हमने कार का इंजन बनाया, इन सब के बनाने में हमारा जो खर्चा लगा, जो मटेरियल लगा, उसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो मटेरियल जो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन कार बनाने की प्रक्रिया में फिर भी वो मटेरियल लग रहा है। जैसे ग्रीस हो गई, आपका इन्होंने बताया ग्रीस हो गई, वेल्डिंग रॉड्स हो गए, स्टील की सीट हो गई, ऑयल हो गया, और कंज्यूमेबल स्टोर्स हो गए, प्रिंटिंग स्टेशनरी का सामान लग गया। ये सारी चीजें उस फैक्ट्री को चलाने के लिए खर्चा हो, मटेरियल लग रहा है, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए जो मटेरियल लग रहा है। ठीक है, या उन मशीनों में जो मशीनें कार प्रोड्यूस कर रही हैं, उन मशीनों को चलाने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया आपका कार में। यानी कि इस मटेरियल का कोई भी उपयोग वहां कार में एक भी कंपोनेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो इस मटेरियल की वजह से हो। ठीक है, किस मटेरियल की वजह से? जैसे लुब्रिकेंट्स वगैरह की वजह से। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि इनका रहना आवश्यक है। ओके, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्लियर हो जाती है मेरी बात? यानी कि जैसे हमने ग्रीस यूज की
ग्रीस क्या कार में यूज की? नहीं, उस ग्रीस की नहीं बात करें। ग्रीस वो वाली यूज करी जो उस मशीन को काम में आ रही है, जो मशीन आपकी कार मैन्युफैक्चर कर रही है, कार के पार्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। तो है तो मटेरियल ही वो ग्रीस, लेकिन हमारे कार में डायरेक्टली नहीं यूज हो रही है, इनडायरेक्ट तौर पर यूज हो रही है, तो इसलिए इनडायरेक्ट मटेरियल कह देंगे। लेबर कास्ट भी दो तरीके की होती है फ्रेंड्स, डायरेक्ट लेबर कास्ट, इनडायरेक्ट लेबर कास्ट। डायरेक्ट लेबर कास्ट फ्रेंड्स उन्हें कहेंगे जो है वेजेस जो है वर्कर्स को पेड किए जाते हैं, डायरेक्टली हम पे करते हैं, जो कार मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और उनकी वर्किंग आवर को ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे वेजेस जो वर्कर कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में कोई कंपोनेंट बना रहा है, कोई पार्ट को असेंबल कर रहा है, उन सभी कामों में जो हमारे वर्कर इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, तो उनको जो वेजेस पे किए जा रहे हैं वो हमारा लेबर कास्ट हो गई डायरेक्ट वाली। इनडायरेक्ट वाली लेबर कास्ट क्या होती है? जो सीधे सीधे कार मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन उसको सहायता में, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हमने लगा दिए, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है? कार मैन्युफैक्चर में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो हमारी पूरी फैक्ट्री को सुरक्षित रखे हुए, नहीं तो चोरी हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट तौर पर वो हमारी मदद कर रहा है। तो इनडायरेक्ट तौर पर हम क्या कर रहे हैं? उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट लेबर कास्ट हमारे ऊपर लागू हो गई। ठीक है, एक्सपेंस भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा खर्चा जो सीधे सीधे कार के मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। ठीक है, और जो डायरेक्ट नहीं यूज हो रहा है उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इन्होंने कहा कि जैसे मान लो कोई कार की डिजाइन बनानी है, ठीक है, डिजाइनिंग स्पेशल कार मॉडल, एक कार मॉडल बनाने में मान लो हमारा 1 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। अब उसकी वजह से उस कार मॉडल की हमने 10 यूनिटें बनाई, तो हाँ हमें पता है कि हाँ ये डायरेक्ट खर्चा है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। उस कार मॉडल को डिजाइन करने में 1 करोड़ रुपए लग गए, तो ये हमें पता है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन उस फैक्ट्री को चलाने के लिए जो हम रेंट पे कर रहे हैं, वहाँ पर जो बिजली खर्चा हो रही, जनरेटर लग रहा है, डीजल खर्चा हो रहा है, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये कार में सीधे सीधे अप्लाई नहीं हो रहे हैं, लेकिन मशीनें चलेंगी कैसे? या तो डीजल, पेट्रोल या फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्शन हो पाएगा। तो इसीलिए ये बोलता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो सीधे सीधे कार के मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट रोल नहीं अदा करते, उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे फैक्ट्री का रेंट हम पे कर रहे हैं, अब फैक्ट्री के रेंट का आपकी कार बनने से कोई लेना देना नहीं है, लिटरली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, तो इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं और इनका पर्टिकुलर मॉडल से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितनी कार प्रोड्यूस होती हैं उसके आधार पर जब हम जो है बाइफर्केशन करते हैं किसका? एलिमेंट ऑफ कास्ट का, तो 3 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट और सेमी वेरिएबल कास्ट। अब आपको नाम से लग रहा होगा फिक्स्ड जो पक्का है कि बदलेगी नहीं, वेरिएबल जो बदलती रहेगी, और सेमी वेरिएबल जो दोनों है, दोनों के बीच का होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड कास्ट क्या होती है? देखो उदाहरण से ज़्यादा समझ में आती हैं चीज़ें। दीज आर द कास्ट विच ड्यूरिंग अ पीरियड डू नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आर द लेवल ऑफ एक्टिविटी। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कितना आप प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, कितना आप जो है मतलब एक साल में कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना प्रोडक्शन होगा, उससे कोई लेना देना ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अगर हमारी फैक्ट्री का सालाना रेंट 4 लाख रुपीज़ है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन मतलब जो है सालाना रेंट कितना है? 4 लाख रुपीज़ है। तो अब चाहे तुम इस फैक्ट्री में 100 कार बनाओ और चाहे 1 लाख कार बना लो एक साल में, या फिर फैक्ट्री बंद रखो 0 कार बना दो, तुमको देने भाई 4 लाख रुपए हैं। ये बात फिक्स है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट है, ये बदलेगी नहीं। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एकदम फिक्स है। तो इसे फ्रेंड्स ऐसे खर्चे को हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं कि भाई ये नहीं बदलने वाला है, तुम चाहे 1 कार बनाओ चाहे 1 लाख कार बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, वो वही रहने वाला है। तो जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग अदर फिक्स्ड एसेट रिमेन्स द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। जैसे फैक्ट्री को इंश्योर करा है तो उसके लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, या फिर अदर फिक्स एसेट हैं जैसे मशीनरी वगैरह है हमारी, उन सब के लिए अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो फैक्ट्री अगर हमारी है, मान लो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम साल का 1 लाख रुपए है, तो अब चाहे 1 कार बन रही है उसके अंदर, चाहे 1 करोड़ कार बन रही है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, आपको 1 लाख रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम का देना पड़ेगा। बस ये होता है फिक्स कास्ट का। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है सर? वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो बदलती रहती है, फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगा? देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या हर महीने 2000 आता है? इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, हर महीने 2000 नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भाई कभी ऐसा हुआ कि हो सकता है एसी चल गई तो 5000 रुपए भी देने पड़ गए, और कभी कुछ नहीं चला तो हो सकता है 400 रुपए भी देने पड़ गए।
तो ये वेरिएबल है। क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि आपकी डिमांड अलग अलग हो रही है। ठीक उसी तरीके से फैक्ट्री में भी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर तुमको 10 कार बनानी है तो हो सकता है तुम कम यूनिट कंज्यूम करोगे, मशीनें कम चलेंगी। अगर तुमको 10,000 कार बनानी है तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी, ज़्यादा मशीनें चलानी पड़ेंगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा बढ़ेगा। तो वही बोल रहे हैं कि ऐसी कॉस्ट जो बदलती रहे, प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करती रहती है, तो उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। These are the cost which depend directly on volume of production or the level of activity। कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कार को या किस लेवल की एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके हिसाब से जब बदलती रहती है तो उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ द इंजन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। जैसे इन्होंने कहा कि अगर तुम 10 कार बनाओगे तो तुम्हें 10 कार के इंजन बनाने पड़ेंगे, राइट, मान लो, है ना। और अगर तुम 10,000 कार बनाओगे तो तुम्हें 10,000 कार के इंजन बनाने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा कार बनाओगे उतनी ही ज़्यादा कार के इंजन बनाने पड़ेंगे, बिना इंजन के कार चलेगी नहीं। तो यही ये बताने का प्रयास करें कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। अगर 10 कार बना लिए तो संतोष करो, 10 इंजन बना के बैठ जाओ। 1,00,000 कार बनाना चाहो तो 1,00,000 इंजन बनेंगे, तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो जाती बात? ऐसी कॉस्ट जो फिक्स है, बदलेगी नहीं, फिक्स कॉस्ट हो गई। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हिसाब से, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे घटता जाता है, तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है भाई? सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसमें दोनों के गुण होते हैं। मतलब सच कास्ट क्वालिटीज ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स के भी और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है समझते हैं। बिकॉज ऑफ देयर पार्शियली वेरिएबल नेचर दे इंक्रीज विद द वॉल्यूम बट दे डू नॉट इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यू टू देयर पार्शियल फिक्स्ड नेचर। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ये बढ़ती हैं लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती हैं। क्या मतलब है? देखो, हमने अभी देखा था वेरिएबल कॉस्ट में कि अगर आपने 10 कार बनाई है तो आपको 10 ही कार के इंजन चाहिए। अगर आपको 100 कार बनानी है तो आपको 100 कार के इंजन चाहिए। मतलब 100 कार के प्रोपोर्शनल में 100 कार के इंजन चाहिए, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा था। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो उसी अनुपात में बढ़ेगा घटेगा। ये बोलते हैं ऐसा नहीं है। जैसे मतलब अगर हमें 10 कार बनानी है, ठीक है, जैसे मान लो हमें अगर 10 कार बनानी है तो हो सकता है हमने 2 लेबर रखा हो, ठीक है। तो अब अगर हमें 100 कार बनानी है, फॉर एग्जांपल 100 कार, तो अगर 10 कार बनाने में 2 लेबर, तो इस हिसाब से इसका 10 टाइम्स यानी कि 10 दूना 20 लेबर हमें चाहिए होगा। लेकिन नहीं, हो सकता है कि हम 100 कार बनाने के लिए केवल 12 लेबर ही रख लें और हमारा काम चल जाए। होता है ऐसा, राइट? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वही कि मतलब ऐसे तो 10 कार बनाने में अगर 2 लेबर लगते हैं तो 100 कार बनाने में 20 लेबर लगना चाहिए, लेकिन कंपनी बोलती कि नहीं, हमको 12 लेबर में ही काम करवाना, और वो करवा भी लेते हैं। तो ये क्या हुआ? सेमी वेरिएबल नेचर का हो गया। बढ़ तो रहा है प्रोडक्शन के साथ लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए, तो दैट इज सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो इनका क्या होता है कि ये पार्शियली वेरिएबल होते हैं, पार्शियली वेरिएबल नेचर के होते हैं। तो ये बढ़ते तो हैं वॉल्यूम के साथ लेकिन इंक्रीज उस प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते हैं। बस ये होता है। जैसे इफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्स डबल्स, यानी कि आपने कार का प्रोडक्शन 2 गुना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया इन द फैक्ट्री, द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विल आल्सो हैव टू एम्प्लॉय मोर स्टाफ बट इंक्रीज विल नॉट बी 100%। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर हमने कार का प्रोडक्शन 2 गुना कर दिया, यानी कि पहले हम 100 कार बनाते थे, अब हम 200 कार बनाएंगे। कितने? 200 कार बनाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें सिक्योरिटी गार्ड जो है, पहले 2 सिक्योरिटी गार्ड होते थे तो अब 4 सिक्योरिटी गार्ड करने पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हो सकता है हम 3 सिक्योरिटी गार्ड से भी काम चला लें। तो दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो यहां पर हमने देखा भाई, देखो कि क्लासिफिकेशन किया किसकी? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर 3 तरीके की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि फिक्स होती है, वो डिपेंड नहीं करती है किसके ऊपर? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आर द लेवल ऑफ एक्टिविटी। कितना प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, किस लेवल की एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पर कोई लेना देना ही नहीं है, वो फिक्स होती है। जैसे इंश्योरेंस अगर पे कर दिया है हमने, तो जितना इंश्योरेंस पे कर दिया उतना ही पे कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए आपका फिक्स कॉस्ट में रेंट हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने, अब आप अपने घर का रेंट देते हैं, मैं मान लेता हूँ कि 12,000 रुपये महीने का, आप हर महीने 12,000 रुपये अपने मकान का रेंट देते हैं, तो ये फिक्स है। अब हर महीने 12,000 ही देने हैं, दैट इज वेरिएबल फिक्स कॉस्ट। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीने वेरी करता रहता है, वो मकान मालिक अलग से वसूलता है।
तो वो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि भाई रेंट जो है हमारा फिक्स कॉस्ट है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, एकदम क्लियर दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है। जैसे उदाहरण इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम का कहा कि फैक्ट्री को इंश्योर करवाने में मान लो तुम्हारा 2 करोड़ रुपए लगे, तो अब ये 2 ही करोड़ देने हैं, कार कितनी मैन्युफैक्चर करो फर्क नहीं पड़ता है, दिन रात चलाओ बैठे रहो फूंक दो, मतलब नहीं है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हिसाब से, वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है उसी के प्रोपोर्शन में डायरेक्टली बढ़ती जाती है, घटता है तो घटती जाती है, तो उसे हम फ्रेंड्स वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए जितनी कार बनाओगे उतने ही इंजन बनाने पड़ेंगे, ये 100% तय बात है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। अगर 100 कार बनानी है, 100 कार बनानी 100 इंजन चाहिए, 10 कार बनानी 10 इंजन चाहिए, 1000 कार बनानी 1000 इंजन चाहिए, तो वो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जैसे इन्होंने इंजन का एग्जांपल दिया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती तो है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बढ़ेगी, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती जिस प्रोपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। जैसे 100 इंजन बनाने हैं तो 100 हमें 100 इंजन के लिए 100 जो है 100 कार के लिए 100 इंजन चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। सेमी वेरिएबल में क्या है, इसमें फिक्स के भी और वेरिएबल दोनों के जो है लक्षण होते हैं, थोड़ा थोड़ा फिक्स थोड़ा थोड़ा वेरिएबल, मतलब ना पूरी तरह से फिक्स है ना पूरी तरह से वेरिएबल है। तो क्या होगा, अगर जो है हमने कार की मैन्युफैक्चरिंग डबल कर दी, पहले हम 1000 कार बनाते थे तो अब हम 2000 कार बना रहे हैं, लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जो हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है, उसमें हम खास चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने पहले 40 बच्चे हमारे क्लास में पढ़ते थे फॉर एग्जांपल, तो हमने एक टीचर रखा हुआ था। ठीक है, अब अगर 80 बच्चे हो गए, मान लो 120 बच्चे हो गए, 120 बच्चे, तो इस हिसाब से 40 बच्चों पर एक टीचर, तो हमें 3 टीचर रखने चाहिए, राइट, क्योंकि जो है 40-40 के हिसाब से 3 टीचर चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, नहीं भाई 2 ही टीचर से अब क्या किया, 120 बच्चों को 2 ही टीचर पढ़ा देंगे। तो काइंड ऑफ दैट ऐसी ये क्या खर्चा हुआ हमारा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, उदाहरण समझते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ये एग्जाम्पल, इन अ कार फैक्ट्री द फैसिलिटी प्रोड्यूसिंग ब्रेक्स कैन बी कंसिडर एज वन कॉस्ट सेंटर, व्हाइल द फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग चेसिस कैन बी सेपरेट कॉस्ट सेंटर। मतलब अगर हम कार के एग्जाम्पल लें तो ऐसी फैक्ट्री में जो ब्रेक प्रोड्यूस कर रहा है उसे एक कॉस्ट सेंटर मान सकते हैं, और जो है फैसिलिटी मैन्युफैक्चर कर रही है चेसिस, उसको जो है एक अलग कॉस्ट सेंटर मान सकते हैं, जो इंजन बना रही है उसको अलग सेंटर मान सकते हैं। बैंक में अगर देखें तो बैंक की ब्रांच में जो कैश डिपार्टमेंट है उसे जो है सेपरेट कॉस्ट सेंटर मानिए, और जो लोन डिपार्टमेंट है उसे अलग कॉस्ट सेंटर आप मान सकते हैं। बात समझ में आई? जो हमारा क्या होता है, बैंक में जो कैश डिपार्टमेंट है उसे अलग कॉस्ट सेंटर माना जाएगा, और जो लोन डिपार्टमेंट है उसे अलग कॉस्ट सेंटर माना जाएगा। यही होता है फ्रेंड जो है कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट। मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है ताकि ये समझ में आए, वरना थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल सब यूनिट फॉर विच सेपरेट कॉस्ट एलोकेशन कैन बी मेड। तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है, छोटा सा डिपार्टमेंट होता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने अलग अलग डिपार्टमेंट में हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने छोटे छोटे डिपार्टमेंट में हम बांट लें, सेपरेट डिपार्टमेंट में बांटा जा सके उसे हम, और उनमें हम सेपरेट कॉस्ट एलोकेट कर सकें, तो उसे हम कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। जैसे हमारा लोन डिपार्टमेंट एक जो है सेपरेट जो है ब्रांच में अगर हम देखें तो एक लोन डिपार्टमेंट हमारा सेपरेट कॉस्ट सेंटर का काम कर सकता है, एक सेपरेट यूनिट हो सकती है। अगर सर्कल ऑफिस या फिर जोनल ऑफिस लेवल पर या हेड ऑफिस लेवल पर बात करें तो सिर्फ लोन ही नहीं, लोन में फर्दर एमएसएमई एक अलग कॉस्ट सेंटर का काम कर सकता है, एग्रीकल्चर एक अलग का काम कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से है ना, क्रेडिट कार्ड एक अलग काम कर सकता है। इस तरीके से हम इन्हें कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन ने डिस्क्राइब किया है कॉस्ट सेंटर को, आप प्रोडक्शन आर सर्विस लोकेशन फंक्शन एक्टिविटी आर एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट हुज कॉस्ट में बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉस्ट यूनिट। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, ये बताते हैं ऐसे। कॉस्ट सेंटर हम सरल शब्दों में देखें तो वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल सब यूनिट होती है जिसके लिए सेपरेट कॉस्ट एलोकेट की जा सकती है, बस इतना ही हमारा कॉस्ट सेंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का एग्जांपल हमने आपको दिया कि भाई कार है तो वहाँ पर जो है फैसिलिटी है, अगर कोई ब्रेक प्रोड्यूस कर रही है, फैसिलिटी जो कि ब्रेक प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे अलग कॉस्ट सेंटर माना जा सकता है, क्योंकि इसके लिए अलग कॉस्ट एलोकेट की जा सकती है कि हाँ ब्रेक प्रोड्यूसिंग
डिपार्टमेंट अलग बना दिया, कितना खर्चा आ रहा है जा रहा है सारा हम हिसाब रख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही है चेचिस, उसको एक अलग जो है कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। बैंक में इसी तरीके से बैंक की ब्रांच में जो कैश डिपार्टमेंट है उसे एक कॉस्ट सेंटर, और जो लोन डिपार्टमेंट है उसे अनदर कॉस्ट सेंटर के तौर पर हम ले सकते हैं। कॉस्ट सेंटर जो है 3 तरीके के होते हैं, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्ट अनप्रोडक्टिव और मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर। ठीक है, प्रोडक्टिव ऐसे जो प्रोडक्टिव हों, अनप्रोडक्टिव जो बेकार हों, और मिक्स्ड वाले जो दोनों में आते हों। एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को तो समझ में आएगा। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम बताता है, प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर इज एक्चुअली इंगेज इन मेकिंग द प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर होता है, कॉस्ट सेंटर, वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट के प्रिपरेशन में इंगेज रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर आर दोज विच आर एक्चुअली इंगेज इन मेकिंग द प्रोडक्ट, द रॉ मटेरियल्स आर हैंडल्ड हियर एंड कन्वर्टेड इनटू सीलेबल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ क्या होता है, प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर में एक्चुअल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में ये कॉस्ट सेंटर का मतलब अब आपको समझ में आएगा, चेसिस बनाने वाला, ब्रेक बनाने वाला, इंजन ऑयल बनाने वाला, ठीक है, गाड़ी की लाइटें बनाने वाला, गाड़ी के टायर बनाने वाला स्टीयरिंग व्हील बनाने वाला, ये सभी एक कॉस्ट सेंटर हैं। तो इनमें से जो इन्वॉल्व हैं सीधे सीधे कार की मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ पर रॉ मटेरियल को हैंडल किया जाएगा और सीलेबल प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम बेच सके, उसको बनाया जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर। अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर आर नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट बट प्रोवाइड्स एसेंशियल सपोर्ट टू द प्रोडक्टिव सेंटर। ये डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते, अनप्रोडक्टिव जो कॉस्ट सेंटर होते हैं ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं किसको, प्रोडक्ट के बनाने में, मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट में नहीं बनाते। लेकिन हाँ ये है कि प्रोडक्टिव सेंटर के लिए इसेंशियल सपोर्ट ये जरूर प्रोवाइड करते हैं, इसेंशियल सपोर्ट ये जरूर प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सच सर्विस सेंटर आर दोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टोर्स एंड ड्राइंग ऑफिस डिपार्टमेंट। तो ये बोल रहे हैं जैसे जो हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वहाँ पर हमारे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होंगे, रिपेयर सेंटर होंगे, मेंटेनेंस का सेंटर होगा, स्टोर्स वगैरह होंगे। तो ये सारे डायरेक्ट कार मैन्युफैक्चरिंग में नहीं काम आ रहे हैं। तो एक तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली स्थिति है ना। डायरेक्ट कौन सा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कर रहा है, कौन सा इनडायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है, ये वही वाली बात यहाँ पर हो रही है। और मिक्स कॉस्ट सेंटर जो होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड सम टाइम। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो ये मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर होता है वो कभी कभी इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली, और कभी कभी इन्वॉल्व होता है सर्विस प्रोवाइड करने में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। मतलब ये इनका कहने मतलब है कि कभी कभी काम आएगा, कभी कभी नहीं काम आता है। दोनों तरीके के इसके गुण होते हैं, किसके, मिक्स कॉस्ट सेंटर के। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि कोई टूल शॉप जो होती है किसी फैक्ट्री में, वो प्रोडक्ट सर्व एज ए प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर जब ये मैन्युफैक्चर करता है डाई या जिग, डाई वगैरह और जिग बनाने में काम आती है, तो ये डायरेक्टली प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर के तौर पर काम आती है। लेकिन कभी कभी ये सर्विसिंग कॉस्ट सेंटर के तौर पर काम आती है जब ये फैक्ट्री के रिपेयर में हम इन टूल शॉप को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मतलब कहने का ये हुआ कि भाई ये कभी प्रोडक्शन में काम आ रही है, कभी सर्विस में काम आ रही है, तो ये मिक्स होता है। मतलब कहने का ना तो प्रोडक्टिव है और ना ही अनप्रोडक्टिव है। चलो, कॉस्ट सेंटर में हमने समझ लिया कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो छोटी से छोटी सब यूनिट जिसको हम सेपरेट कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं, उसे हम कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट, CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट को हम, मतलब इन्होंने कॉस्ट सेंटर का डेफिनेशन दी हुई है। फिर एग्जाम्पल में देखा कि कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो ब्रेक बनाने वाली फैसिलिटी है उसको एक कॉस्ट सेंटर, और जो मैन्युफैक्चर करती है चेचिस उसको अलग कॉस्ट सेंटर हम मान सकते हैं। इसी तरीके से बैंक की ब्रांच में जो कैश डिपार्टमेंट उसको अलग कॉस्ट सेंटर, और जो आपका लोन डिपार्टमेंट उसको अलग कॉस्ट सेंटर हम मान सकते हैं। कॉस्ट सेंटर 3 तरीके के होते हैं, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव और मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्टिव वो होते हैं जो डायरेक्टली कार की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, अनप्रोडक्टिव वो होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और मिक्स्ड ऐसे होते हैं जो कभी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कभी नहीं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है कॉस्ट यूनिट। ये अपनी लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कॉस्ट यूनिट। तो एज वी नो दैट द यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम और किलोग्राम, है ना। वजन को काहे में नापते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में, और दूरी को काहे में नापते हैं, मीटर में या किलोमीटर में। उसी की ही बात यहाँ पर हो रही है। कॉस्ट यूनिट का यही मतलब है, कॉस्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट यूनिट की बात करें तो वो सेम कॉन्टेक्स्ट में है।
उदाहरण के लिए जैसे अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो जैसे हम वजन को ग्राम में नापते हैं, जैसे हम दूरी को मीटर या किलोमीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में या आवर्स में नापते हैं, उसी तरीके से अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो वो अपना रेट कैसे नापेगी, वो अपना रेट नापती है किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, मे कोट इट्स रेट पर किलोमीटर, ये रेट अपना पर किलोमीटर के हिसाब से देगी। शुगर मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई कंपनी है तो अपना रेट पर टन या पर किलोग्राम नापेगी। तो ये जो हमारी शुगर कंपनी है उसने जो अपना कॉस्ट यूनिट बताया वो क्या है, हर 1 किलोग्राम या हर 1 टन का बताया। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट कंपनी ने रेट पर किलोमीटर के हिसाब से ट्रांसपोर्ट कंपनी ने हमें बताया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर देखते हैं। जैसे इन्होंने, अगर हम एग्जाम्पल ऑफ टाइम बीइंग द कॉस्ट यूनिट इज फाइंडिंग द आवरली कॉस्ट ऑफ मशीन सेंटर, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम कॉस्ट यूनिट के तौर पर टाइम को लेते हैं, कि हमने ये कहा कि हमारी कॉस्ट यूनिट क्या है, यानी कि हम कॉस्ट को किस में नापते हैं, तो हम टाइम में नापते हैं। तो टाइम में कैसे नापेंगे, मशीन सेंटर पे आवरली कितना खर्चा लग रहा है इसमें नापेंगे, हर घंटे हमारा इस प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा हो रहा है उससे नापेंगे। सिमिलरली एक फैक्ट्री है जो कि केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, तो वहां पर जो है कॉस्ट यूनिट कैसे नापी जाएगी, 1 लीटर या 1 गैलन में कितना खर्चा हुआ, या 1 लीटर 1 गैलन कितने का मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसी तरीके से अगर क्रूड ऑयल की हम बात करें, कच्चे तेल की, तो वहां पर कॉमनली जो कास्ट यूनिट यूज होती है वो बैरल यूज होती है। क्या यूज होता है, बैरल बोलते हैं ना, एक बैरल का दाम $176 हो गया है, काइंड ऑफ दैट। ओके, मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आई होगी कि कास्ट यूनिट का क्या मतलब है। ठीक है, एक यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही है, किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस की एक यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही है, मेरे एक कोर्स की प्राइस क्या है, वही कॉस्ट यूनिट है मेरे लिए। आप समझ गए। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या चीज है। अगर केमिकल की फैक्ट्री है तो लीटर में नापेंगे और गैलन में नापेंगे, अगर क्रूड ऑयल है तो बैरल में नापेंगे, अगर जो है कोई फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है तो वहां पर हम आवरली कास्ट लेते हैं, किसकी, मशीन सेंटर की। डिड यू गेट द पॉइंट, समझ गए। यही इतना फ्रेंड्स ये बताने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे हम किलोग्राम में नापते हैं यूनिट को, या मतलब वेट को किलोग्राम या ग्राम में, डिस्टेंस को मीटर या किलोमीटर में नापते हैं, उसी तरीके से किसी प्रोडक्ट या सर्विस की एक यूनिट की कॉस्ट को नापा जाता है, एक यूनिट की कॉस्ट को। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी अपनी एक यूनिट कॉस्ट कैसे बताएगी, हर किलोमीटर पर हम आपसे 10 रुपए लेंगे। इसी तरीके से अगर कोई चीनी बनाने वाली कंपनी है तो वो अपना रेट कैसे कोट करेगी, पर किलोग्राम या पर क्विंटल हम इतना रेट चार्ज करेंगे। तो CIMA जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कास्ट आर असर्टन। तो यूनिट ऑफ कास्ट को कैसे डिफाइन किया है इन्होंने, एक यूनिट प्रोडक्ट या सर्विस की जिसकी कास्ट को हम असर्टन कर सकें उसे ही यूनिट ऑफ कास्ट कहते हैं। देयरफॉर व्हेनेवर वी हैव टू डू कॉस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट आर सर्विस वी डिसाइड ए यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस फॉर व्हिच कास्टिंग विल बी डन। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, जब भी हमें कास्टिंग करनी होती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की, तो हम डिसाइड करते हैं अ यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट या सर्विस फॉर व्हिच कास्टिंग विल बी डन। वो प्रोडक्ट या सर्विस की कौन सी यूनिट हम लेंगे जिसके लिए हमें कास्टिंग करनी है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था शुगर मैन्युफैक्चरिंग का, द शुगर मैन्युफैक्चरर विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 टन और 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, while the transport company will add up all the cost element involved in the covering a distance of 1 किलोमीटर। ठीक है, तो एक यूनिट कास्ट के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या करेगी, 1 किलोमीटर तय करने में टोटल कितना खर्चा लग रहा है उसको जोड़ जाड़ के इकट्ठा कर लेगी। ठीक है, इसी तरीके से जो अपनी ये शुगर कंपनी होगी वो टोटल कितना कास्ट लग रही मुझे 1 किलोग्राम चीनी प्रोड्यूस करने में या 1 टन चीनी प्रोड्यूस करने में, वो सारा जोड़ जाड़ करके बता देती है। वी हैव टू टेक केयर दैट यूनिट सेलेक्टेड इज कॉमनली यूज सिंपल एंड अनएम्बिगुअस। ऐसी यूनिट सेलेक्ट करिए जो भाई कॉमन हो, लोगों को समझ में आए, सरल हो और कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। एग्जाम्पल ऑफ टाइम बीइंग द कॉस्ट, अगर मान लो आपने किसी फैक्ट्री में आपने कहा कि हम टाइम में नापेंगे, मतलब यूनिट को क्या होगी हमारी कॉस्ट यूनिट क्या होगी, टाइम। तो कैसे नापोगे, तो हम ये देखेंगे कि आवरली कॉस्ट हमारी मशीन सेंटर पर कितनी लग रही है, हर 1 घंटे हमारा कितना खर्चा जा रहा है। इसी तरीके से अगर कोई फैक्ट्री है जहाँ पर केमिकल्स बनते हैं तो वहाँ पर आपको देखना होगा कितने लीटर या कितने गैलन जो है केमिकल प्रोड्यूस हुए। सिमिलरली आपका जैसे यूनिट कास्ट बैरल हो जाएगी किसकी, क्रूड ऑयल की।
अगर हम वैक्सीन की बात करें तो हर एक शॉट, एक वैक्सीन का एक शॉट हमारी यूनिट होगा, राइट। इस तरीके से किसी भी चीज़ की कॉस्ट यूनिट आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, जैसे मैंने अपना कोर्स का बताया फ्रेंड्स कि मतलब मेरा कोर्स है जैसे, तो मेरे लिए यूनिट कॉस्ट क्या होगी, किलोमीटर, समय नहीं, एक कोर्स का कितना प्राइस मैं चार्ज करता हूँ आपसे, वही होगा। बल्कि मैं पढ़ाता भी हूँ, ध्यान दीजिए, मैं पढ़ाता हूँ, घंटे घंटे पढ़ाता हूँ, पर मैं घंटे के हिसाब से नहीं चार्ज करूँगा आपको, समझिए यूनिट कास्ट का मतलब। मैं आपसे एक प्रोडक्ट का कितना लूँगा वो मेरा यूनिट कास्ट हो जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड कर रखा है कि भाई एक कोर्स का मैं 500 रुपये आपसे 6 महीने का चार्ज करूँगा, तो दैट इज माई यूनिट कास्ट। ओके, भले ही मैं समय लगा रहा हूँ, तो ये यूनिट कास्ट का पूरा फंडा हो गया। आई बिलीव जो है आपको समझ में आ गया, कॉस्ट सेंटर, यूनिट कास्ट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।